इजराइल का हश्र क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इजराइल एक दिवालिया देश होने वाला है। आज तक पूरी इतिहास में 75 साल में जितना मजबूत हमास नहीं था, आज हो गया। इजराइल के अब लोग जो वहाँ की जनता है वो लगातार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन नेतन्याहू एक सनकी तानाशाह बन गया है और आज इजराइल के साथ लगभग कोई देश नहीं है। आज के तारीख में 20 लाख लोग इजराइल के विस्थापित हो गए हैं, उनके अपने मारे जा चुके हैं, उनके पास होने के लिए कुछ नहीं है, उनके सर पे छत तक नहीं है। अब वो लोग जब हमास को ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले समय में जब वो खुद को युद्ध में झोंकने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इजराइल का हश्र क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जो जिसका सब कुछ लूट गया हो, बर्बाद हो गया हो, वो बदला लेगा ही लेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध होते होते 45 दिन हो चुके हैं और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल पर लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं कि वो सीज फायर कर दे, नेतन्याहू सीज फायर कर दे, लेकिन वो उनकी बौखलाहट मानने को तैयार नहीं है कि इजराइल हार रहा है और लगातार वो अपनी जनता को युद्ध के मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी आलोचना हो रही है पूरी दुनिया में, ये खबर भी आप सभी को पता होगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती। क्या कहेंगे सर, इजराइल की जो बौखलाहट है, नेतन्याहू की बौखलाहट है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मैं इसमें इजराइल की बौखलाहट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इजराइल के अब लोग जो वहाँ की जनता है वो लगातार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उनके प्रदर्शन करने का मामला सिर्फ इतना है और मुद्दा सिर्फ इतना है कि वहाँ पे युद्ध रुक जाना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू एक सनकी तानाशाह बन गया है, जिसको कि खुद के स्वार्थ के लिए, खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए अब वो अपने देश को युद्ध में झोंकने का काम कर रहा है। और आने वाले समय में जैसा भविष्य दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से आपने देखा कि यूएन में पहली मीटिंग में 120 देशों ने इजराइल फिलिस्तीन का समर्थन किया और उन लोगों ने कहा कि अब इस युद्ध को विराम देनी चाहिए। उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई तो 145 देशों ने उसका समर्थन किया और आज इजराइल के साथ लगभग कोई देश नहीं है सिवाय अमेरिका के, लेकिन अमेरिका के भी लगभग साथ उसको छोड़ता जा रहा है और बार बार अमेरिका इशारे में उसको बोला जा रहा है कि तुम अब सीज फायर करो, लेकिन वो करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि अब उसको मालूम हो गया है कि आने वाले समय में अगर सरकार बदली तो ये बड़ी बात नहीं है कि यहाँ के लोग मुझे मौत के घाट उतार देंगे। इस वजह से नेतन्याहू डरे हुए हैं और युद्ध की आग में झोंक चुके हैं पूरे देश को, 80 लाख जनता को। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी डर जो है वो इस युद्ध को रोकने नहीं दिया जा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका परिवार और उनकी सारी जो व्यवस्था है, जैसे जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले 75 साल से इजराइल ने लगातार कहा कि फिलिस्तीन का जो हमास है वो एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी देश है, और फिलिस्तीन के नाम पे, हमास के नाम पे लगातार इजराइल ने अपनी जो विचारधारा थी कि वो इजराइल के गाजा पट्टी पे कब्जा करने के चक्कर में लगातार वो उसको आतंकवादी बताकर और उस पर हमला करता रहा। लेकिन अब पूरे देश के सामने, चूंकि सोशल मीडिया सामने आ गई है और पूरे देश के सामने उसका जो चाल चेहरा और चरित्र है वो पाक साफ हो गया है और क्लियर हो गया है कि इजराइल ही एक आतंकी देश है जो लगातार फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है। और वहाँ के वो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को सोती हुई जनता पर जिस तरीके से रॉकेट दागे गए उसका हम बदला लेंगे, अगर हमने युद्ध रोक दिया तो हमारी जनता के साथ अन्याय होगा। मुझे एक बात समझा दें, अगर आप इजराइल के तरफ से बात कर रही हैं, 12,000 जो लोग मारे गए वो क्या हमास के लोग थे? वो तो वहाँ बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, महिलाएं थी, जो कुछ पिता जो अपने बच्चों को हाथ में लेकर के उनकी मौत हो रही थी और बच्चों को वो गोद में ले रहे थे। वो क्या कोई उग्रवादी थे या आतंकवादी थे जो 12,000 लोग वहाँ पे मारे गए? उसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे इजराइल के लोग? नेतन्याहू कह रहे हैं कि आम जनता की मौत हुई है इस युद्ध में, लेकिन उसका जिम्मेदार मात्र एक हमास है। अगर हमास है तो जिस प्रकार से हमास के लीडर को उन्होंने उसके घर को नेस्ता नाबूद कर दिया, वहाँ तक बात तो जायज़ थी, लेकिन क्या ये बात जायज़ है या वर्ल्ड फोरम में ये कहा जा सकता है कि हम उससे बदला लेने के लिए हम आम जनता को मारेंगे, मासूम लोगों को मारेंगे, छोटे बच्चों को मारेंगे, महिलाओं को मारेंगे?
इसका समर्थन तो पूरी दुनिया और मानवता नहीं देती है। लेकिन युद्ध जब भी होता है दो देशों की जनता को ही झेलना पड़ता है, उनके ही ऊपर गुजरती है सारी चीजें। यही तो, इसी बात का तो डर है अब हम लोगों को कि अब आज के तारीख में 20 लाख लोग इजराइल के विस्थापित हो गए हैं, उनके अपने मारे जा चुके हैं, उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके सर पे छत तक नहीं है। अब वो लोग जब हमास को ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले समय में जब वो खुद को युद्ध में झोंकने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इजराइल का हश्र क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलिस्तीन के लोग आतंकी हो चुके हैं, वो इस कदर लाइन में लग के हमास में जा रहे हैं शामिल होने और लड़ने के लिए। किसी का भी जब जर जोरू और ज़मीन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो उसके पास और ऑप्शन क्या रहता है, उसके जीने का मकसद क्या रहता है। जब उसका परिवार गायब हो जाए, जब उसका घर गायब हो जाए, जब उसका मकान, बिजनेस, व्यापार ख़त्म हो जाए, अब वो जी के भी क्या करेगा। तो मुझे तो लगता है ये एक मानव की सोच है और हर व्यक्ति जो जिसका सब कुछ लूट गया हो, बर्बाद हो गया हो, वो बदला लेगा ही लेगा। अस्पताल के नीचे से सुरंग बनाकर जो है चीजें चलाई जा रही है, रॉकेट बनाए जा रहे हैं। वहाँ नीचे तस्वीरें आ रही कि लोगों को अगवा करके बंदूक की नोक पर अस्पताल के माध्यम से और रास्ते से सुरंग के नीचे लेकर जाया जा रहा है। इस तरीके का हमास ने अस्पताल के नीचे अपना संगठन बना रखा है। आपने देखा कि इसी बहाने अल-शिफा अस्पताल को इजराइल ने कब्जा किया और अल-शिफा अस्पताल के नीचे कुछ भी नहीं मिला। ये उनका एक बहाना था वहाँ के मासूम लोगों को सताने के लिए, गाजा पट्टी को खाली करवाने के लिए। ये लगातार इनका प्रयास चल रहा है, लेकिन अब देखिए उसका अंजाम। जिस प्रकार से हमास, हूथी और हिजबुल्ला, ये सारे लोग जब मिल करके अब उसके ऊपर वार कर रहे हैं, अब उस पर अत्याचार कर रहे हैं, तो अब उनकी दर्द दिखाई दे रही है कि सोते हुए बच्चों को किस प्रकार से आप मार रहे हो और इसका क्या होगा। तो मैं कहता हूं कि किसी भी अस्पताल के नीचे इस प्रकार का कोई बंकर नहीं बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का एक बहाना है कि वहाँ किसी प्रकार से वहाँ कब्जा किया जाए। कब्जा इस हद तक बढ़ चुका है कि अब लाल सागर से इजराइल का आना जाना तक बंद कर दिया गया है। उसके जहाज़ों को अगवा कर लिया जा रहा है, हाईजैक किया जा रहा है। हाँ, ये बात सच है। हूथी संगठन जो है उसने ये क्लियर कर दिया है कि इजराइल के जितने भी समर्थक हैं और जो भी इस रूट से जहाज़ लेके जाएंगे, हमारी नज़र उन पर है और हम उनको कैप्चर करेंगे। तो बाकी जो भी कंट्री है जो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों को वहाँ से हटा लें। और ये ठीक है, युद्ध में तो ऐसा होता ही है और ये जायज़ सी बात लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उस जहाज में एक भी क्रू मेंबर इजराइल का नहीं है और ना ही वो जहाज इजराइल का है। देखिए, जिस प्रकार से पहले भी ऐसे कई बार हुआ है कि कई तानाशाहों ने, जब तक उसका देश पूरा बर्बाद नहीं हो गया है, युद्ध के अंतिम क्षण तक ये कहता रह गया कि हमारा देश युद्ध जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, और अंत में जाके वो खुद को गोली मार लेता है। आप समझ रही हैं मेरा इशारा? कि हिटलर की बात कर रहे हैं। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि हिटलर की तरह बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपने आप को उसी प्रकार से पूरी दुनिया के सामने दिखा रहा है। लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि इजराइल हारता हुआ सा जा रहा है। कहाँ हारता हुआ जा रहा है? इजराइल जैसा बड़ा देश, अमीर देश, उसके सामने हमास कितने दिन टिकेगा? इसीलिए तो इजराइल जब फिलिस्तीन वहाँ पे हमला कर रहा है तो $100 खर्च कर रहा है और उसको रोकने के लिए लाखों रुपया इनको खर्च करना पड़ रहा है। तो इनके पास ज़्यादा है तो खर्च भी तो इनका ज़्यादा हो रहा है। आने वाले समय में इजराइल एक दिवालिया देश होने वाला है। उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, और जो राजनीतिक की जब मैं बात कर रहा हूं तो पूरी दुनिया में अब उसके बारे में लोगों को पता चल गया है कि ये एक आतंकवादी देश है जो सिर्फ और सिर्फ उसके पास कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सिर्फ अमेरिका का दलाल है जो अपना अस्त्र और शस्त्र बेचने का काम खाड़ी देशों में और अन्य एशियाई देशों में करता था। इसीलिए आज भी एक छोटा फिलिस्तीन से लड़ने के लिए उसको अमेरिका का साथ और समर्थन चाहिए। आपको याद होगा जब शुरुआती दौर में यहाँ से पूछा गया और भारत के देश ने पूछा वहाँ के राजदूत से या दूतावास से, तो उसने कहा कि हम अपने आप में सक्षम हैं और हमको किसी के मदद की ज़रूरत नहीं चाहिए। आज वही इजराइल भारत से कह रहा है कि मुझे 1 लाख लोग दे दो। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे तो आ चुका है।
नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते, जड़ से उसको मिटा नहीं देते, तब तक शांत नहीं बैठेंगे। अब उसका जड़ कहाँ मिटाएंगे? जितनी आबादी थी फिलिस्तीन की, लगभग 2 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को, उसको तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब कहाँ? अब तो लोग जो आज तक पूरी इतिहास में 75 साल में जितना मजबूत हमास नहीं था, आज हो गया। और धन्यवाद है नेतन्याहू का कि जिसकी वजह से आज वहाँ की 20 लाख की जो आबादी है वो धीरे धीरे हमास को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज तक के इतिहास में हमास आज की तारीख में सबसे मजबूत संगठन बन गया। तो जाहिर तौर पर आप जिस तरीके से वहाँ से खबरें निकल कर आ रही है कि लोग लाइन में लगकर हमास में भर्ती होना चाहते हैं और इजराइल से लड़ना चाहते हैं, जिस तरीके से वायु, थल और जल हर जगह से इजराइल घिरता हुआ जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि हम तो युद्ध जीत रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट बता रही है कि किस हद तक वो सनक उनकी बढ़ चुकी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।